नमस्कार, मैं हूं राजीव निशान और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। सोनाली, एक सवाल और आपसे है कि अधिकांश लोगों का जो है पूरा शेड्यूल बिगड़ गया है लॉकडाउन के कारण। लोग अधिकांश घर पे हैं और रात को देर रात में सोते हैं, लगभग कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। और ख़ासकर मीडियाकर्मी तो बहुत ज़्यादा लेट तक सोते हैं। ऐसे में अगर रात को 12 बजे के बाद कभी भूख लगती है तो उन्हें क्या खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इतने हमें नहीं सोना चाहिए इतना लेट, क्योंकि वो सीरियसली हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं कि हम रात की नींद सुबह कर लेंगे कंप्लीट, या तो वो नहीं होता। लेकिन रात की नींद लेकिन ले, लेकिन सोनाली पत्रकारों के लिए तो पत्रकारों का तो शेड्यूल ही है ना। हाँ जी है, पत्रकार बट कोई देखो अपनी मर्जी से आप नहीं ऐसा करते। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मैं इस बात के लिए पूरा एग्री करती हूँ कि बहुत बार हमें काम होता है, हम नहीं सो पाते हैं उसके चक्कर में। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, जैसे कभी रात को भूख लगती भी है और आपको जागना भी पड़ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि कोई भी गलत चीज़ ना खाएँ, कोई भी प्रोसेस्ड आइटम, पैकेट वाली आइटम स्पेशली ना खाएँ। कोई ऐसे स्नैक्स ना खाएँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट है। ठीक है? क्यों क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है, फिर उससे हमारा वेट गेन होता है। ऑलरेडी हमारी स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रखी है। तो इसलिए जो स्नैक्स आप ले सकते हो, वो आप नॉर्मल प्रोटीन सोर्सेज़ ले सकते हैं। जैसे आप अगर 2-4 नट्स ले सकते हैं रात के टाइम पे, या फिर आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आप मखाना ले सकते हैं। उसको आप नॉर्मल बिना तेल या बिना नमक के उसको आप रोस्ट करके रख दीजिए, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्नैक। आप नॉर्मल भुना चना ले सकते हैं, आप उसको एज़ अ स्नैक खा सकते हैं। तो ये थोड़े ईज़िली अवेलेबल ऑप्शंस हैं और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। पोस्ट रिकवरी वाले पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी कोविड हो चुका है या चल रहा है, तो उनके लिए प्लीज़ आप अपना काम इतना इम्पोर्टेंट मत रखिए, बिकॉज़ मतलब मैं यही बोलूँगी कि जान है तो जहान है वाली चीज़। क्योंकि अगर हम अपना नींद का पैटर्न, क्योंकि हमारे लिए रिकवरी के लिए सोना बहुत ज़रूरी है और एटलीस्ट 6 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना टाइम से सो रहे हैं, आप अपनी रिकवरी पूरी कर लीजिए, उसके बाद तो काम खैर होता ही जाएगा, उसकी तो कोई नहीं, आपकी बात बात नहीं। सही है। सुनील शर्मा जो है हमारे, कुछ पूछना चाहते हैं। ये पूछना चाहता हूँ, नॉर्मल वायरल फीवर या वायरल में और वायरस में, इनमें डिफरेंस कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सोनाली, इनका सवाल है कि आखिर वायरल फीवर और कोरोना में अंतर कैसे समझा जाए। मेरा मानना यह है कि सबसे पहले तो जांच करानी चाहिए और उसके बाद जो है वो कंफर्म हो पाएगा कि ये वायरल फीवर है या ये कोरोना है। हाँ सोनाली, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा वायरल फीवर होता है, एक तो इन दोनों की जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत डिफरेंस है। जो हमारा यूजली वायरल होता है वो 3, 4, 5 दिन के लिए मैक्सिमम होता है, और जो हमारा लेकिन कोविड है उसको काफी टाइम लग रहा है। और ये डिपेंड भी कर रहा है बॉडी टू बॉडी, क्योंकि जो वायरल है, जो हमारा नॉर्मल वायरल फीवर होता है वो सबके साथ ही ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम 5 दिन आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो खत्म हो जाता है। बट कोविड हर किसी की बॉडी पे बहुत डिफरेंट हो रहा है। अगर आप भी देख रहे होंगे कि आजकल न्यूज़ में भी हमारे कितना दिखा रहे हैं, हमारे आसपास के लोग कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, कि कोई बंदा तो बहुत ही आराम से, कि उसको कोई एक मतलब छींक भी नहीं आई होगी और उनको कोविड पॉजिटिव निकला है। जी सुनील, इस समय हमारे साथ डॉक्टर अक्षय जुड़ चुके हैं। आप अपना सवाल कीजिए। क्या सवाल है डॉक्टर अक्षय से आपका? जी, और उसमें आज के कोविड में डिफरेंस क्या है? हम कैसे डिफरेंस करें कि वो वैसा था और आज ये बहुत खतरनाक है? जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, मीटिंग के शुरू में बताया था कि जो पहला वाला वायरस था वो बेसिकली ड्रॉपलेट से ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा था, और जो अभी वाला वायरस है वो एयरबोर्न भी ट्रांसमिट हो रहा है। ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, आईसीएमआर ने भी ये मान लें कि आप जैसे कह रहे हैं एयरबोर्न मतलब हवा में है। अब मैं बताता हूँ, डिफरेंस बताता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई कर रहा है या स्नीज कर रहा है तो जो ड्रॉपलेट्स निकलते थे, उन जो जिनका साइज जो है 5 या 10 माइक्रोन से बड़ा होता था, वो उसमें ट्रेवल करता था और उसके थ्रू वो दूसरे को इन्फेक्ट करता था। ये जो पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स ज्यादा देर तक एयर में नहीं रह सकते थे, ये धीरे धीरे जमीन पे बैठ जाते थे। 15 मिनट और 20 मिनट और आधा घंटा, डिपेंड करता है कि वहां एयर सर्कुलेशन कितना है।
अगर ठीक से एयर सर्कुलेशन है तो मे बी 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, उससे पहले भी नीचे बैठ जाते थे। लेकिन जो अभी वाला वायरस है ये एयरबोर्न है, मींस ये लेस देन 5 माइक्रोन साइज में भी ये ट्रेवल कर रहा है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, तो ये लंबे समय तक एयर में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं खुले में जा रहे हैं तो वहां पे वायरस हमें इन्फेक्ट कर देगा, बट जो क्लोज स्पेस है जहां पे एयर का सर्कुलेशन नहीं है वहां पे ये वायरस काफी देर तक रह सकता है। 15 मिनट नहीं, 1 घंटा 2 घंटा भी रह सकता है अगर क्लोज स्पेस है, अगर बिल्कुल सर्कुलेशन नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर कोई कोविड पेशेंट किसी क्लोज स्पेस में आया है और वो वहां पे कुछ देर स्टे करके वो चला गया और उसके थोड़ी देर बाद में मैं वहां पे जाता हूँ और मुझे लगता है यहाँ तो कोई नहीं बैठा हुआ है, तो मैं मास्क तो उतार सकता हूँ अभी, क्योंकि आई एम नॉट कंफर्टेबल कि मास्क में हमेशा पहने रखूं, तो मेरे को इन्फेक्शन लग जाएगा, क्योंकि अभी वो वायरस एयर पार्टिकल्स उसके एयर में चल रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी रूम को खोल दें, उसके खिड़की दरवाजे खोल दें, तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक तो सबसे पहले अब हम मास्क को क्लोज स्पेस में नहीं उतारना चाहिए, हमें सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। दूसरा, हमें क्लोज स्पेस जितना हो सके अवॉइड करना है, क्योंकि क्लोज स्पेस के अंदर ये वायरस काफी समय तक रहेगा। हमें मास्क सिर्फ क्लोज स्पेस में वहीं पे उतार सकते हैं जहां हमें लगता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा आदमी, दूसरा सदस्य नहीं आता है। ये दोनों में डिफरेंस है कि ये एयर में काफी देर तक ट्रेवल करेगा, 1 घंटा 2 घंटा भी रह सकता है हवा में, जबकि पहला जो वायरस था वो ड्रॉपलेट से मेनली ट्रांसमिट हो रहा था, तो वो एयर में जल्दी बैठ जाता था नीचे। तो जैसा अखबारों में चर्चा आ रही है, अखबारों में न्यूज आ रही है कि हवा में भी है जी, इसमें कहां तक सच्चाई है? अब वही बोल रहा हूँ, एयरबोर्न मीन्स हवा में भी है। हवा में भी है का मतलब है कि जो बंद स्पेस होंगे उसकी हवा में होगा। अगर हम सड़क पे कहीं चलते हुए जा रहे हैं और वहां पे अगर कोई आसपास नहीं है और हमने मास्क नहीं लगाया है तो ट्रांसमिशन के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो उतना नहीं होगा कि वो हमें इन्फेक्ट कर पाए। फिर भी जब भी हम आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, इट्स ऑलवेज बेटर कि हम मास्क लगा के रखें। बट जो आप मैं आपका मतलब समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हवा में कहीं खुले में भी जा रहे हैं तो वहां वायरस ट्रेवल कर रहा है, वो यूजुअली एयर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर क्लोज स्पेस है तो वहां वो कंसंट्रेटेड रहेगा, वो इन्फेक्ट होने के चांसेस रहेंगे आपको। डॉक्टर जी, तो क्या मास्क 100% सेफ्टी है इसकी? देखिए, मास्क का भी ये है कि अगर आप क्लोज स्पेस के अंदर मास्क लगा के लंबे समय तक एक्सपोजर दे रहे हैं, अगर कोई कोविड पेशेंट एक क्लोज स्पेस में बैठा हुआ है और आप भी उसके साथ मास्क में बैठे, तब भी उसके होने के चांसेस है। जैसे मैंने बीच में मास्क के बारे में बताया था कि अगर मास्क हम कौन सा पहन रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, सामने वाला कितना इन्फेक्टिव है उस पर भी डिपेंड करता है, उससे वायरस के लोड मिलने के लिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लोज स्पेस को अवॉइड किया जाए, जहां पे गैदरिंग हो रही हो या जहां पे 2-4 सदस्य बैठे हुए हैं। अगर पॉसिबल है खिड़की दरवाजों को खुला रखा जाए, मास्क को पहना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग तो हम सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें करनी होगी, तो हम इसके चांसेस और इसके इंसिडेंस कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लोज स्पेस के अंदर मास्क लगा के भी लंबे समय तक बैठ रहे हैं तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज मास्क जरूरी नहीं है कि आप 100% एयर टाइट बना पाए उसको। आपके नोज के ऊपर से, आपके साइड से लीक कर रहा होता है। कुछ लोगों के मास्क जो है वो नोज कवर नहीं कर रहे होते हैं। प्लस मास्क कौन सी क्वालिटी का पहन रहे हैं, क्या उसमें फिल्टर लगा हुआ है, 3 प्लाई मास्क है अगर आप कपड़े का मास्क पहन रहे हैं तो क्या उसमें आउटर लेयर जो है वो नॉन एब्जॉर्बेंट और इनर लेयर जो है वो एब्जॉर्बेंट है नहीं है, बीच में जो है उसमें भी क्या पॉलीप्रोपिलीन का फिल्टर है नहीं है, ये सब चीजें जरूरी है। सारे डॉक्टर्स या बड़ी बड़ी मेडिकल कंपनियां या WHO भविष्यवाणी कैसे कर रही हैं कि अब सेकंड लेयर आएगी, थर्ड लेयर आएगी, फोर्थ लेयर आएगी? ये इनको पैसे भविष्यवाणी कैसे पता चल रही है इनको? देखिए ऐसा तो नहीं कि जैसे एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी वायरस ही छोड़ रही हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है खैर, लेकिन ये होता है कि जिस तरह से हम कोई भी डिसीज आता है तो उसके साथ साथ में उसके लिए रिसर्च शुरू हो जाती है और ये उसका बिहेवियर का एनालिसिस किया जाता है कि वायरस जो है वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। संदीप, आप डॉक्टर अक्षय से क्या सवाल करना चाहते हैं? पूछिए अपना सवाल।
जी, मेरे दो सवाल हैं एक्चुअली में। पहला तो ये कि WHO ने अभी तक नहीं माना है कि हवा में वायरस और फेबी फ्लू कितने कारगर साबित है कोरोना वायरस में, क्योंकि अभी बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि वो कारगर साबित नहीं है, और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कारगर साबित हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कितने कारगर हैं। और दूसरा ये कि WHO ने अभी तक तो नहीं माना है कि हवा में वायरस है, आप कह रहे हैं कि अभी हवा में वायरस है, तो आपका क्या मानना है? हम जो गाइडलाइन देखते हैं उसमें हम ICMR की गाइडलाइन में देखते हैं, तो ICMR ने एक्सेप्ट किया है कि ये एयरबोर्न ट्रांसमिट हो रहा है। WHO में भी रिसर्च चल रहा होता है, वहां पे भी कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनका व्यू है कि ये एयरबोर्न है। कुछ पेपर ऐसे पब्लिश हुए हैं जिसमें लिखा है कि ये जो है ये एयरबोर्न है, और लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि ये एयरबोर्न है। ICMR ने एक्सेप्ट किया है कि एयरबोर्न है, इन्फेक्शन है। और जिस तरह से हमारे यहाँ पे पिछले 1 महीने में देख रहे हैं ट्रांसमिशन हुआ है, उससे भी ये काफी क्लियर हो रहा है कि ये एयरबोर्न है इन्फेक्शन। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई शक है। दूसरा आपने बोला मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन में हो क्या रहा है कि जो जनरल पब्लिक है वो मेडिसिन में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, क्योंकि हर चीज न्यूज में आनी शुरू हो गई है कि रेमडेसिविर है या फेविफ्लू है या कोई आइवरमेक्टिन है। तो हम लोगों ने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया है, जनरल पब्लिक ने, कि ये मेडिसिन जो है इसका इतना फायदा होगा। मेडिसिन डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी इन्फेक्टिविटी स्टेज क्या है, क्या कौन सी स्टेज में वो इस टाइम पे वायरस चल रहा है, प्लस उसकी बॉडी का, उस जो जिसको इन्फेक्ट हुआ है उसकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है। सो ऐसी काफी सारी स्टडीज हैं जिसमें देखा गया है कि रेमडेसिविर ने फायदा किया है, सेम फेविफ्लू ने भी फायदा किया है। बट ऐसा नहीं है कि एक मेडिसिन अगर एक को फायदा कर रही है तो वो सभी को फायदा करेगी। वैक्सीन लेना है तो मेरे को क्या प्रिकॉशन उस पर लेना चाहिए? डॉक्टर अक्षय, संदीप का ये सवाल है कि अगर कोई हमें वैक्सीन लेनी चाहिए तो साथ साथ क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए? सावधानी एक तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है, जो मैं देखता हूँ कई बार, कि जब वैक्सीन लगवाने हम जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि अभी हमारी बॉडी ससेप्टेबल है इन्फेक्शन के लिए, तो उस टाइम पे भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं हम, कई बार हमें वेट करना होता है, तो हम भूल जाते हैं कि जो बगल में सदस्य खड़ा है हो सकता है वो कोविड का इन्फेक्शन हो, तो हमें वहां पे भी दूरी बना के रखनी है। और साथ में अगर हमें कोई कोमॉर्बिडिटी है तो हमें पहले से बता देना चाहिए कि ये कौन मॉर्बिडिटी है, क्योंकि कुछ डिसीजेज ऐसे हैं जिसमें कई बार डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। डॉक्टर अक्षय, कई लोग जो है वो वैक्सीन लगवाने के बाद ये समझने लगते हैं कि कोरोना अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ऐसा है? वैक्सीन लगने वालों का कुछ भी कोरोना नहीं बिगाड़ सकता या उन्हें कोरोना नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्सीन आपको 100% इम्यूनिटी नहीं देती है। तो हमें जैसा हमारे स्लोगन्स में भी अभी भी कहा जाता है कि वैक्सीन भी लगानी होगी हमें, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी होगी हमें, और बाकी सारी प्रिकॉशंस भी रखनी होगी हमें। सो हम उस चीज को लाइटली नहीं ले सकते कि मेरे को वैक्सीन लग गई है तो उसमें हम अब सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है राकेश कटारे जी का, प्लाज्मा से जुड़ा हुआ। जी राकेश जी, सवाल कीजिए डॉक्टर साहब से। मैंने लीड ज्वाइन किया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि प्लाज्मा थेरेपी, वैसे तो जो न्यूज ये आ रही है कि ये किसी तरह से कारगर नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, बट इंडिया में खासतौर पे दिल्ली में खुद मुझे प्लाज्मा थेरेपी दी गई और लास्ट ईयर मेरे को कोविड पॉजिटिव रहा और मैं हॉस्पिटलाइज रहा, जिसमें मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई थी। प्लाज्मा थेरेपी ली कि मैं थोड़ा सा बेटर हुआ, या तो ये कहें कि प्लाज्मा थेरेपी जब दी गई तब मैं रिकवर कर रहा था, सॉरी, और प्लाज्मा थेरेपी का नाम हो गया जैसे नॉर्मली होता है, जो नॉन वेरीफाइबल और नॉन रिसर्च जो इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है कि हर तरह की चीजें, हर तरह का लोग यूज करते हैं, कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की नाम चीज नहीं है। तो जैसे मैंने कहा, जब मेरे को प्लाज्मा थेरेपी दी गई तब हो सकता है मैं रिकवर कर रहा हूँ और नाम प्लाज्मा थेरेपी का हो गया। तो प्लाज्मा थेरेपी का क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में? देखिए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, फेविफ्लू हुआ, रेमडेसिविर हुआ या प्लाज्मा थेरेपी हुआ या और दूसरी मेडिसिन जो आ रही हैं, ग्रेजुअली आ रही हैं,
इन सब का हर पेशेंट में ये मानना कि हर पेशेंट में वो इक्वली फायदा करेंगी ऐसा नहीं है, और किस स्टेज पे यूज हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो मुझे इन चीजों पे भरोसा करना चाहिए। ऐसे सारे पेशेंट्स हैं जो जिनको बेनिफिट हुआ है, जो काफी सीवियर स्टेज में चले गए थे और वो प्लाज्मा थेरेपी से वो रिकवर हुए हैं, लास्ट ईयर भी रिकवर हुए हैं। डॉक्टर अक्षय, एक सवाल है फरीदाबाद से पूरन सैनी जी का, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूरन सैनी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सोनाली जी। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि ये एक फेविफ्लू दवाई है, इसमें जिनको कोविड हो जाता है तो वो किस स्टेज में दी जा सकती है उनको? डॉक्टर साहब सवाल आपसे है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जो फेविफ्लू हुआ, रेमडेसिविर हुआ या और कोई दूसरी मेडिसिन है, ये मेडिसिन पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करती है कि किस पेशेंट को हमें देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। हमें एक उसे रूटीन जैसे कहते हैं ना, ओवर द काउंटर वाली मेडिसिन नहीं बनाना चाहिए, जो धीरे धीरे हम लोगों ने, क्योंकि हमारे न्यूज में काफी ज्यादा आई, हमने उसे बना दिया। ओवर द काउंटर ना बनाए, स्टेज वाइज उसको चलने दे, डॉक्टर को डिपेंड करने दे कि किस क्या इस पेशेंट में फेविफ्लू। ऐसा नहीं है कि आप उसको 5th डे से शुरू कर देंगे तो वो हर पेशेंट में फायदा करना शुरू कर देगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मेडिसिन हैं इनको डॉक्टर पर छोड़ दें और उन्हें डिसाइड करने दें किस पेशेंट में होगा, क्या स्टेरॉइड इस पेशेंट में देना है, किस समय पे देना है, क्योंकि ऐसे कई केस में हैं जहाँ पे पेशेंट ने डे 1 से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया, जिस टाइम पे वायरस वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, तो रादर देन हेल्पिंग उसने उस वायरस को बढ़ा दिया। अगर मेरे को प्लाज्मा डोनेट करना है तो मैं वैक्सीन लगाने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ? डॉक्टर अक्षय, संदीप का सवाल है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? अगर कोई पेशेंट जिसको कोविड हुआ है और कोविड के बाद में वो रिकवर कर गया है और उसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, तो उसका प्लाज्मा ही लिया जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप कि आपके जो विचार हैं उससे कोरोना को किन भागों में बांटा जाए? कोरोना को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा, एक होगा प्रिवेंशन, एक होगा प्रिपरेशन। प्रिवेंशन तो हमें पता ही है, एक हमें क्लोज स्पेस को अवॉइड करना है, मास्क हमें देखना है, हम मास्क कौन सा लगा रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, उसे चेक करना है। जैसे हमने बताया था कि मास्क किस तरह से चेक करना है, क्या उसमें फिल्टर लगा है नहीं लगा है, और मास्क जो है वो ठीक से फेस पे लगा नहीं लगा है, क्या वो निगेटिव सक्शन बना रहा है नहीं बना रहा है। वो पार्टीज या वो गैदरिंग जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अगर हम सही हैं, अगर हम स्वस्थ हैं, तभी हम समाज का भला कर पाएंगे, तभी हम अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे। लेकिन अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्रिवेंशन करना है हमें, क्लोज स्पेस में कभी भी मास्क नहीं उतारना है जहां पे जो कॉमन एरियाज है। सो प्रिवेंशन हमारे लिए, एंड सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली करनी है। फिर आया बॉडी प्रिपरेशन। सो बॉडी प्रिपरेशन के अंदर जैसे सोनाली जी ने कहा था कि हमें डाइट जो है वो डाइट का ध्यान रखना है। सो डाइट एक फैक्टर है जिसका हमें ध्यान रखना है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। दूसरा, जैसे आचार्य जी ने कहा था, लंग्स का। सो हमें अगर अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव रखना है तो वो भी हमारा डिसीज से लड़ने में हेल्प करेगा। डाइट, एक हेल्दी डाइट तो रखनी है, साथ में हमें अपने चेस्ट का ध्यान रखना है। चेस्ट में 2 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, जैसे उन्होंने बताया था, डीप इंस्पिरेशन लेते हैं एंड एक्सेल करते हैं। सो हम अगर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज रोज करें, चाहे 2 बार ही करें, सुबह शाम ही कर लें, तो वो हमारी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाए। ये अगर हम अपनी चेस्ट को इम्प्रूव करते हैं तो ये हमें किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करता है, मदद करता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, स्टीम इनलेशन। अगर हम स्टीम इनलेशन सुबह शाम लेते हैं, या फिर अगर हम कोई आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा करके आए हैं तो उसके बाद आके हम स्टीम ले लें, सो उससे ऐसी संभावना है कि वायरल लोड कम हो सकता है। और अगर वायरल लोड कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी उस डिसीज से ज्यादा बेटर लड़ पाएगी। डॉक्टर अक्षय, एक सवाल आपसे कि आजकल ये भी सुनने में आ रहा है कि घर के अंदर अगर आप हैं तो आपको मास्क लगाना जरूरी हो गया है। क्या घर पे रह करके मास्क लगाना जरूरी है? देखिए, अगर आपको ये शक है कि
मास्क जो है वो मतलब आप जो है ऐसे एनवायरनमेंट से आए हैं जहाँ पे आप बहुत ससेप्टेबल हैं कि मेरे को फीवर सा लग रहा है या हो रहा है, तब तो मास्क पहन रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप घर में मास्क लगा के रहें। दूसरी बात, खाना खाने के लिए आपको मास्क उतारना पड़ेगा और घर आपका क्लोज स्पेस होगा, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप वो चीज अवॉइड कर पाएंगे। मतलब अल्टीमेटली इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके परिवार को तब भी रहेंगे अगर आप मास्क लगाते हैं और बीच बीच में आप आधा घंटे के लिए आप खाना खाने के लिए आप साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, तो वो शायद पॉसिबल नहीं होगा कि आप उससे इन्फेक्शन को बहुत ज्यादा रोकने में मदद कर पाएंगे। जी डॉक्टर अक्षय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सोनाली, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बताया कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और हमारे कई पत्रकार साथी जुड़े जिन्होंने कई सवाल किए, कुमार गजेंद्र, संदीप, सुनील, इसके अलावा अर्शी जुड़ी थी और भी कई हमारे पत्रकार साथी जुड़े थे, पूरन सैनी जुड़े थे फरीदाबाद से, इसका राकेश कटारिया जुड़े थे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल किए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से हम लोग समाज में अच्छी जानकारी देते रहें। नमस्कार।